नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन तैयारियों के स्तर पर शंखनाद हो चुका है। इसी फेरिस्त में भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कई बड़े नामों को दरकिनार किया गया है, कई नए चेहरों की एंट्री कराई गई है, तो कई अनुभवी चेहरों पर फिर से भरोसा जताया गया है। अब इन्हीं के कंधों पर होगा मिशन 400 का दारोमदार। कोरबा में भी कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करे। जी का नारा है अब की बात 400 पार, उसमें छत्तीसगढ़ 11 की 11 सीट देकर शामिल हो। नरेंद्र मोदी जी को वोट पड़ेंगे और उन्हीं के दम पर हम जीत करेंगे। आज लोकसभा के प्रत्याशी बना करके न केवल मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है पार्टी ने। अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करेंगे। तो बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर अपनी तैयारियों की झलक दिखा दी है। पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए और मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। एमपी में बीजेपी ने दिग्गजों के साथ नए चेहरों पर भी भरोसा जताया है। अनुसूचित जनजाति आरक्षित बैतूल हरदा लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर मौजूदा सांसद दुर्गादास उइके को तो रतलाम संसदीय क्षेत्र से अनीता नागर सिंह चौहान को मौका दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूत उम्मीदवारों के साथ बीजेपी जीत का दम भर रही है। लिस्ट आने के बाद से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं की पार्टी बीजेपी में मंत्री से लेकर नेता तक सभी बीजेपी प्रत्याशी को जिताने और कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा और राज्य में हर सीट पर बीजेपी भारी वोटों से जीतेगी। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनेगी और 400 पार सीटें जीतेंगी। साथ ही सीएम ने सभी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूंगा और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की। तो योद्धा तैयार, रण का इंतजार, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कांकेर से। हिदौर के जंगल में नक्सली मुठभेड़ में एक जवान रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में एक नक्सली भी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों ने नक्सली के पास से हथियार बरामद किए हैं। हिदौर के जंगल में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों के बीच में और नक्सलियों के बीच में, और ये खबर आ रही है कि इस मुठभेड़ में एक जवान रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं और एक नक्सली भी ढेर हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर, बताइए। देखिए सोनाली, ये सुबह करीब 7 बजे की घटना, जब सर्चिंग पे जवान पहुंचे थे हिदूर के जंगल में। उस दौरान नक्सली पहाड़ी पे बैठे हुए घात लगाकर इन्होंने जवानों पे हमला किया था। जवानों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक नक्सली मारा गया और नक्सली के पास से AK-47 भी बरामद किए गए। लेकिन इसका दुखद पहलू ये है कि रमेश कुरेटी नाम का एक आरक्षक जो बस्तर फाइटर फोर्स में रहा है, उनकी शहादत हो गई है। फिलहाल जवान को और नक्सली की बॉडी को पखांजूर मुख्यालय में लाने की। ठीक है गौतम सरकार, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आके आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो योद्धा तैयार हैं, रण का इंतजार है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं। आनंद जाट जो प्रवक्ता कांग्रेस हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ नितिन बंसाली जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, सुनील चौधरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर बातचीत कर लेते हैं कि मैं आपके पास आना चाहूंगी आनंद जाट जी। 24 योद्धाओं का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप क्या कहेंगे इस लिस्ट पर, और आपके उम्मीदवारों की जो चर्चा है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, ये लिस्ट जो है ये दिखाती है भारतीय जनता पार्टी का डर, किस प्रकार से जो है नए युवाओं की अनदेखी इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर भाजपा ने की है। स्पष्ट दिखाता है कि पुराने थके हुए चेहरे जिनमें विधायक भी हैं। एक और बात ये भाजपा कभी कहती थी कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। अभी रतलाम में जो है मंत्री महोदय की पत्नी को टिकट दिया है। वो दिखाता है कि भाजपा की परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो पूरी है। ठीक है। और भाजपा ने जिस प्रकार से ये टिकट दिए हैं वो दिखाता है कि मध्य प्रदेश की जनता में बदलाव के लिए बहुत उत्साह है और भाजपा डरी हुई है। तभी तो मतलब आप कह रहे हैं कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं, आप यही कह रहे हैं? नहीं, कमजोर प्रत्याशी नहीं उतारे, नए प्रयोग करने से बची है भाजपा ने विदिशा से एक विधायक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको वापस। ठीक है आनंद जाट जी, एक मिनट। मैं आपने जो 3-4 बातें कही है ना, एक मिनट, आपने जो 3-4 बातें कही है, पहले मैं उस पर काउंटर ले लेती हूँ डॉक्टर प्रेम व्यास जी से, फिर मैं आगे। कांग्रेस का पक्ष भी पूछा है मुझसे। अच्छा बोलिए 30 सेकंड और। तो हाँ, ये जो पूरी प्रक्रिया कांग्रेस में चल रही है, पैनल तैयार हो गए हैं। हमारी केंद्रीय चुनाव समिति आज या कल में बैठेगी और इसके बाद अगले सप्ताह में टिकट के नामों का ऐलान हो जाएगा। तो कांग्रेस पूरी तयबद्ध प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपने सुना, परिवारवाद का आरोप आप पर लगाया है, हारे और थके हुए चेहरे आपने उतार दिए हैं, युवाओं को आपने मौका नहीं दिया है। पहले भी फॉलो की गई थी जब हमने पुरानी कुछ सीटों पर विधानसभा चुनाव में कुछ नामों की घोषणा कर दी गई थी और कांग्रेस इतर उन्हीं नामों को लेकर कटाक्ष करते नहीं थक रही थी। और उसके बाद में क्या हाल हुआ विधानसभा चुनाव में, ये मेरे मित्र बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी हमने जो चुनाव कराया निश्चित रूप से एक स्ट्रक्चरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत कराया, जिसमें सभी समाज सभी वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व दिखे। 140 करोड़ लोगों का जो एक सुंदर गुलदस्ता है, वो सभी समाज सभी लोग चाहते हैं कि उनको अपना प्रतिनिधित्व दिखे। इसकी हमने चिंता की है। हमने लगभग 100 से ज्यादा ऐसी सीटें थी कि जहां पर पिछड़ा, ओबीसी, एसटी, एससी सभी वर्गों को प्रधानता के साथ में अपना पक्ष रखने के लिए अपना एक प्रतिनिधि देने का कार्य करा है। वहीं कांग्रेस की परिस्थिति क्या है? अखिलेश चिरकुट नेता। अब ये तो अभी अपने ना तो गठबंधन तय कर पा रहे हैं ना सीटें तय कर पा रहे हैं। प्रेम व्यास जी, मुझे लगता है हम शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखेंगे। हम ऐसी कोई मैं पुनः आपसे पुनः अवगत करूंगा, ये शब्द मेरे नहीं थे। ये शब्द कमलनाथ जी के थे और माननीय अखिलेश जी के थे। ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं है। हाँ, तो वो उसको क्लियर करके चलिए ना। हाँ, दूसरी क्लियर करके चलिए। ये बिल्कुल मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं, मेरे कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छे से जानते हैं, समाजवादी पार्टी के मित्र अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात है, हाँ, लेकिन ये बताइए ना, 6 सांसदों की टिकट क्यों काट दिए? मैंने आपको पुनः बताया कि एक स्ट्रक्चरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हर बार टिकट तय की जाते हैं। जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, जिस व्यक्ति की आवश्यकता जहां होती है वहां उसको प्रतिनिधित्व दिया जाता है और जिस क्षेत्र में उसकी आवश्यकता होती है वहां दिया जाता है। आप देखिए ना, इसके पूर्व में शिवराज सिंह जी चौहान के लिए कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह जी चौहान को अलग कर दिया, अभी लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व दिया। ऐसे कई नाम है हमारे मध्य में। दूसरा, नेता, निर्णय और नेतृत्व ये तय करता है। अभी चारों चीजें हमारे सामने वाले दल के पास में एक भी नहीं है। ठीक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं चाहूंगी डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आप जो बीजेपी की ये 24 नामों की जो लिस्ट आई है, इसको डिकोड करके क्या बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं और क्या बातें हैं जो जिससे लग रहा है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, मिशन 29 पूरा ना हो पाए? देखिए मनु जी, कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो इलेक्शन बैटल हो या दूसरे प्रकार की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसमें वेपन्स जो यूज किए जाते हैं।
इलेक्शन बैटल में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि योद्धा तैयार करना। हाँ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, जो माना जाता है कि इलेक्शंस का आगाज उस दिन से होता है जब ईसीआई डेट्स अनाउंस करता है, उससे पहले, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा, उसने काफी समय पहले अपने कैंडिडेट घोषित किए थे। हाँ। 29 में से 24 डिक्लेयर करना भारतीय जनता पार्टी की प्रथम दृष्टया स्ट्रेटजी पता लगती है कि इलेक्शन के प्रति वो कितनी गंभीर है। हाँ। एक एक्सेप्शन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी या अमित शाह की जो पार्टी मानी जा रही है, उस समय से वो लगातार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या गांधी फैमिली पर अटैक करती रही है। लेकिन इस लिस्ट में एक चीज पति पत्नी, एक पति मंत्री हैं और पत्नी को टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस को एक बड़ा मौका इसमें दिया गया। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ओबीसी में देखें आप कितने अधिक वोट इस 24 की लिस्ट में दिए गए हैं। हालांकि 5 टिकट ड्रॉप भी किए हैं। देखिए रेजोल्यूशन देखिए नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने कहा था जब प्रज्ञा सिंह ने महात्मा गांधी के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर कहा था, उन्होंने कहा था कि कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस चीज को दिखा दिया है, यानी कि ये मतलब नेताओं की बदजुबानी नहीं चलेगी। आप अगर नेता हैं तो आपको अपनी भाषा का ख्याल रखना होगा। ये मैसेज भी यहां से क्लियर दिया गया है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, सभी 11 सीटों पर। नितिन बंसाली जी, भले ही बहुत सारे सांसदों का 7 सांसदों का टिकट कट गया है इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन रेस में तो बहुत आगे निकल गई। एक ही बार में 11 सीटों पर ऐलान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नितिन जी, रेस में आगे भले निकल गई है भाजपा, पर उनकी पेट्रोल की टंकी खाली है, जो आगे जाके इनकी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। देखिए 11 प्रत्याशियों का ऐलान किया, 11 प्रत्याशियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 9 सिटिंग एमपी थे, इसमें 7 की टिकट काटी गई है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इन बातों को समझ रही है कि भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये नजर आ रही है। जब तो आपको टिकट काटनी पड़ी। टिकट काटने की वजह क्या है? इसमें आप देखिए वरिष्ठ नेता हैं जो हाल में एजुकेशन मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ का, हाल ही में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। कहीं न कहीं जो वाकई एक दावेदार जो थे, लगातार यहाँ पर जो सक्रिय थे भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के नेता और कार्यकर्ता, उनके हक को मारा गया है। दूसरी बात, बृजमोहन अग्रवाल जी को प्रदेश की राजनीति से कहीं न कहीं दूर करने की कोशिश की गई है। सरोज पांडे को टिकट दी गई है, कोरबा से रहती, दुर्ग में सांसद दुर्ग से रही है, टिकट उनको कोरबा से दी गई है। तो कहीं न कहीं उनकी भी राजनीति को निपटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। तो ये सारी चीजें जो है, ये कहीं न कहीं इस और इशारा करती हैं कि केंद्र की मोदी सरकार की जो महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों पर जो नियंत्रण ये खो चुके हैं, ये उसी की वजह से इनके प्रत्याशियों के ऊपर ठिठुरा, मुझे ऐसा लग रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर फोड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आम जनता के बीच में पार्टी के खिलाफ बनी हुई है, जिसका लाभ निरंतर आप देखिएगा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। ठीक है, मैं इसका जवाब सुनील चौधरी जी से ले लेती हूँ। सुनील जी, वो कह रहे 7 सांसदों की टिकट काटने की जरूरत क्या पड़ी? एंटी इनकम्बेंसी तो है, वहां चेहरे बदलने की क्या जरूरत थी? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राम राम। देखिए 7 नहीं 4 सांसदों की टिकट जो है वो उसको बदला गया है। हमारे उसमें से 3 सांसद तो पहले ही हमारे यहाँ मंत्री बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, तो केवल 4 ही सांसद बचे थे। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी कार्यकर्ताओं को उचित अवसर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऐसे योद्धाओं को उतारा है जो इस बार 11 के 11 कमल पुष्प लेकर के दिल्ली पहुंचे। अब इनको बड़ा दर्द हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भैया गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। आपकी गाड़ियों में तो चक्के ही नहीं बचे साहब। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बची कहां है? और मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि सरोज जी राष्ट्रीय नेत्री हैं। श्री सरोज पांडे जी जो हैं वो राष्ट्रीय हमारी अध्यक्ष रही हुई हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की रही हुई है। तो वो छत्तीसगढ़ क्या कहीं भी चुनाव लड़ सकती हैं। और बृजमोहन अग्रवाल जी तो पूरी कांग्रेस भय खाती है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। जैसे बृजमोहन जी का नाम आया, कांग्रेसी कहने लगे 5 लाख प्लस वोटों से भाजपा रायपुर लोकसभा जीतने वाली है। तो भय इनको है।
अग्रवाल जी की जरूरत पड़ी और अब आपको लोकसभा चुनाव में भी उनकी जरूरत पड़ रही है। और एक होता है कोई और नहीं है क्या? ये अति आत्मविश्वास में जी रहे हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं चुनाव लड़ने के लिए योग्य लोग हैं, लेकिन पार्टी तय करती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहां पर किस कार्यकर्ता को काम पे लगाया जाए। बृजमोहन जी का वर्षों का अनुभव है, 40 साल का राजनीतिक जीवन है, अब केंद्रीय राजनीति में उनका इस अनुभव का लाभ लेना। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप बलि का बकरा बना रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी को। गया है ये चिंतामणि महाराज कांग्रेस खुद बलि का बकरा है यहाँ। ये चिंतामणि महाराज ये कार्यकर्ता थे, पूछना चाहता हूँ ये किसको लड़वाएंगे? आपके थे। अरे हमारे पास एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है भाई। बहुत ज्यादा दिन का वेट नहीं करना है आपको। इस बार आधे से अधिक सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतेगी, बोल नहीं सकते। 68 के बहुमत में 2 जीते थे, अब कहाँ जीतने वाले? एक नहीं मिलेगी इनको। चलिए वो तो वक्त बता देगा। के शर्मा जी, अब मुझे लगता है आप अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल की जरूरत लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी, और 11 सीटों का जिस तरह से नामों का ऐलान किया गया है उस पूरी लिस्ट का अगर आप शॉर्ट में विश्लेषण कर पाए। निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी का एक कद है, अभी तक अपराजित है, 8 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के समय से मंत्री रहे हुए हैं। हाँ। और जो सुनील सोनी अभी सांसद से, दोनों को कहा जा सकता है सिक्के के 2 पहलू हैं कहा जा सकता है। और रायपुर लोकसभा क्षेत्र का महत्व आप जानते हैं कि विद्याचरण, श्यामाचरण या रमेश बैस लगातार यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, तो यहाँ पे एक वरिष्ठ दिग्गज नेता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप जानते हैं भूपेश बघेल भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और पराजित हुए थे। इसी तरह से लगता है कि कांग्रेस की ओर से दिग्गज नाम, एक बड़ा नाम आ सकता है बृजमोहन के आने के बाद। ये बृजमोहन के स्थिति को देख सकते हैं। दूसरी चीज जो है, और बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव संचालक रहे लोकसभा में, चाहे रमेश बैस के समय देखें चाहे सुनील सोनी के समय देखें। अब 11 सीट की आप बात करेंगे तो 11 सीट में एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। जिन सीटों में कमजोर है वहां पे महिलाओं को सामने लाके एक महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश, जिस तरह से महतारी वंदन योजना का लाभ और मोदी की गारंटी में चली है, उसके चलते हुए किया जा सकता है। जांजगीर चांपा इसमें एक बड़ा उदाहरण है, जहां पे अनुसूचित जाति के लिए जाति के लिए आरक्षित है, वहां पे एक महिला को वहां पे टिकट दी गई है। हाँ। और उसी तरह से महासमुंद की सीट देखेंगे तो महासमुंद में 4 सीट है, 4 भाजपा और 4 कांग्रेस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अघरिया समाज का रहता है, लेकिन यहाँ साहू समाज का वर्चस्व रहा। इससे पूर्व जो सांसद रहे हैं वो मतलब अजीत जोगी, विद्याचरण, इनको छोड़ दे तो बाद में जो बने हैं उसमें जो है साहू समाज का रहा है। तो साहू समाज की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये महासमुंद से लेकर राजिम, फिर कुरुद, धमतरी तक के बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है। अलग अलग विचार, अलग अलग प्रकार के यहाँ राजनीतिक तासीर कहा जा सकता है महासमुंद लोकसभा। इसी तरह से आप कोरबा की बात करेंगे तो कोरबा में ज्योतिष्णा महंत रही है, लेकिन वहां पे सरोज पांडे जो है वहां पे प्रभारी रही है। और कोरबा का रिजल्ट एक बेहतर भाजपा के हिसाब से देखें तो 6 विधायक, एक कांग्रेस, एक गणतंत्र पार्टी को गया है। इस दृष्टि से ये कोरबा में जो पहले से एक मैदान तैयार की रही थी सरोज पांडे के लिए, तो वो मुझे लगता है कि भाजपा ने उसको उसी ढंग से, जो हम लोग देख रहे थे कि उनको टिकट वहां से मिल सकती है, और वही हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे कि सरगुजा में आप देखेंगे 8-0 भाजपा की स्थिति रही है। अब सरगुजा में मुख्यमंत्री भी है, तो वहां से लेकर के एक जीत की एक संभावना को देखते हुए चिंतामणि महाराज को लाया गया था वहां से, कि इसीलिए कि राज्यसभा टिकट नहीं दी गई और कांग्रेस ने उनको विधायक टिकट नहीं दी थी और भाजपा ने राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया था। इस दृष्टि से चिंतामणि को वहां से एक धर्म गुरु के रूप में भी उनकी एक अलग पहचान है। यानी एक वेल बैलेंस्ड लिस्ट आपको दिख रही है, सभी वर्गों को साधा गया है, सभी जातियों को साधा गया है। 4 आदिवासियों के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए, उसके साथ जो सामान्य जो बच जाते हैं 6 सीट, उसमें आप देखेंगे तो 2 सामान्य वर्ग, संतोष पांडे और सरोज पांडे की बात करें, उसके बाद बाकी जो है पिछड़े वर्ग को महत्व दिया गया है। और पिछड़े वर्ग की जिस तरह जाति जनगणना की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ओबीसी वर्ग, महिलाओं को 3 महिलाओं को देना 11 में से, ये भी एक है कि महिलाओं के एक दांव खेला गया, क्योंकि महिलाओं में अभी भाजपा के प्रति एक आकर्षण विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। पूरी अगर 195 की लिस्ट हम देखते हैं तो लगभग 29% ओबीसी कैंडिडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो 195 उम्मीदवार जो ऐलान किया गया है जिनका। मैं आनंद जाट जी आपके पास लौटूंगी ये सवाल लेते हुए कि अब आपके लिए आसान हो गया होगा, कम से कम 24 सीटों पर तो आसान हो गया ना, क्योंकि आपके पास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके काउंटर में, तो अब तो जल्दी आ जानी चाहिए लिस्ट।
देखिए, हमारी तो प्रक्रिया चल रही है और हमने मैनिफेस्टो हो या स्क्रीनिंग कमेटी हो, सब काम बहुत अप टू द मार्क और समय से पहले किए हैं। और हम लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अभी लगी नहीं है, उसके पहले टिकट की घोषणा दिखाता है कि भाजपा जो है वो पुलिस पैसा और प्रशासन की बैसाखियों का इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले प्रत्याशियों को का नाम घोषित कर रही है, ताकि उसे जो राज्य सरकारों की जो मशीनरी है उसका आचार संहिता के पहले भी लाभ मिल जाए। हालांकि वो आचार संहिता के बाद भी भाजपा इनका दुरुपयोग करती रहती है, पर प्रश्न ये है कि भाजपा ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो पिछली बार भी थे और उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है। चाहे किसानों की जमीन छीनने वाले काले कृषि कानून हो, और उस पर इनमें से एक भी सांसद जो निवर्तमान है ये कोई भी नहीं बोले थे। तो भाजपा ने युवाओं की पूरी उपेक्षा की है। हाँ, एक और बात मैं कह रहा था, चूंकि मैं विदिशा लोकसभा का निवासी हूँ और विदिशा से स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सांसद रही हैं, तो उनकी बिटिया को नई दिल्ली से इन्होंने प्रत्याशी बनाया है। मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज जी की भी परिवारवाद के खिलाफ जो भाषण थे वो आज मुकम्मल हो गए कि परिवारवाद जो है वो तब तक अच्छा होता है जब तक उनके खुद के बच्चों को टिकट ना मिले। तो भाजपा की परिवारवाद की जो लड़ाई है, मैं समझता हूँ इस टिकट बंटवारे से पूरी हो गई है। केपी यादव की क्या गलती थी? केपी यादव पिछड़े वर्ग से भी आते हैं और केपी यादव सांसद थे, तो क्या भाजपा ने सामंतवाद के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ सरेंडर कर दिया है? ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि केपी यादव जी ने सिंधिया को हरा दिया था, लेकिन एक जीते हुए सांसद को एक हारे हुए सांसद से भाजपा ने रिप्लेस कर दिया। ये क्या दिखाता है? ये तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी बता पाएंगे। ये डॉक्टर प्रेम व्यास जी बता पाएंगे। ये राजतंत्र की लिस्ट है, परिवारवाद की लिस्ट है, ये थके हुए हारे हुए की लिस्ट है। डॉक्टर प्रेम जी, देखिए, सीएम का बेटा सीएम ही बनेगा, पीएम का बेटा पीएम ही बनेगा, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष ही बनेगा। इस मानसिकता को जनता पर लादने वाले लोग, सीताराम केसरी जी जब अध्यक्ष पद नहीं छोड़ रहे थे तो कांग्रेस कार्यालय में उनकी धोती तक खोल दी गई थी। ऐसे लोग आज भ्रष्ट तंत्र, राजतंत्र, लूट तंत्र में जुड़े हुए लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। भयानक हास्यास्पद है। आप बताइए, सुषमा स्वराज जी कब दिवंगत हुई थी? कौन से पद पे थी? लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, आप हर मंच से परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, फिर ये क्या है? ये रतलाम में आपने मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी को टिकट फिर क्यों दे दिया? ये सवाल तो पूछा जाएगा। देखिए, मैंने पुनः कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए नेता, आप बताइए विष्णुदेव सहाय जी का बैकग्राउंड क्या था? आप बताइए मोहन यादव जी का बैकग्राउंड क्या था? आप बताइए भजन लाल जी शर्मा का बैकग्राउंड क्या था? समस्या सिर्फ इसी बात से है कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा। आप बताइए राहुल गांधी जी कौन सा चुनाव जीतने के पश्चात प्रधानमंत्री जैसे पद के लायक हो पाए थे? सोनिया गांधी जी उसके पूर्व में, इंदिरा गांधी जी जब चुनाव में आई थी, सिंडिकेट इंडिकेट के युद्ध के बाद आई थी, उसके पूर्व में राजीव गांधी जी। आप बताइए ना, कोई भी नेता लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर अगर धरातल से उठकर कोई नेता बनता है तो स्वागत योग्य है। वही कांग्रेस की तरफ से समस्या ये है कि भ्रष्ट तंत्र, राजतंत्र और लूट तंत्र, इसको बचाने के लिए लोकतंत्र का बहाना। अब मुझे अच्छा, आनंद जाट जी, मतलब आप भरोसा दिला रहे हैं ना कि आपकी जो लिस्ट आएगी उसमें परिवारवाद की कोई झलक नहीं दिखेगी? मेरा प्रश्न ये नहीं है और आपका प्रश्न भी मुझसे ये नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मैं उत्तर देता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि परिवारवाद नहीं, आप परिवारवाद को लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं। मैंने वही सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से भी किया, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी लिस्ट में ऐसा कोई परिवारवाद का जिक्र नहीं होगा? तेवतिया जी सुनिएगा, मेरी पार्टी कहती है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, परिवारवाद नहीं। मेरी पार्टी कहती है महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, परिवारवाद नहीं। परिवारवाद से क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कोई योग्य व्यक्ति आ रहा है तो? आज दिखा रहा है ना कि परिवारवाद फर्जी है, इनका मुद्दा फर्जी है। महंगाई जरूरी है, बेरोजगारी पर कंट्रोल जरूरी है, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन छद्म मुद्दों के माध्यम से भाजपा जो है अब तक भ्रमित करती आई। प्रदर्शित कर रहे हैं, ये मानसिक तौर पर हार स्वीकार कर चुके हैं।
और मानसिक तौर पर हारा हुआ डरा हुआ व्यक्ति कैसे चिल्लाता है? ये आपके आप निजी टिप्पणी मत करिए ना एक दूसरे पर, निजी टिप्पणी मत करिए। आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। और सुनिए सिन्हा जी, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए। मैं कह रही व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए एक दूसरे पर। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, ये राजनीतिक लड़ाई है, उसको वहीं तक सीमित रखिए। पूर्व में नाम घोषित करना ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये बता दीजिए। ये संवैधानिक प्रक्रिया का अच्छा एक मिनट, मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं उनसे इस बात का जवाब ले लेती हूं कि क्या ऐसा कोई नियम है कि आचार संहिता लगने के बाद ही प्रत्याशियों का ऐलान होना चाहिए? सत्यप्रकाश जी। मनु जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, बी फॉर्म देना, जिस दिन बी फॉर्म दिया जाता है उस दिन से ऑफिशियली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। ये पार्टी की तैयारी है, कोई उन्होंने नाम अनाउंस किए हैं। हाँ। तो बी फॉर्म थोड़ा दिया है या बी फॉर्म थोड़ा सबमिट किया गया है, तो इसलिए ये इलीगली नहीं हो सकता। पार्टी की अपनी प्लानिंग होती है कि कब उसको नाम अनाउंस करना है, प्रिपरेशन करने के लिए। देखिए, आपने देखा 2023 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी ने वहां बाजी मारी और उसको रिजल्ट भी मिला। कांग्रेस वहां भी पीछे रही, आपने देखा होगा, तो कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हाँ। देखिए 2014, 2019 के इलेक्शंस देखे आपने, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम अनाउंस किए, उन नामों से कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण हाँ, पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। देखिए क्या है कि 2014 का इलेक्शन रहा हो या 19 का रहा हो, ये दोनों इलेक्शन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए। और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के कारण, चेहरा कोई भी रहा हो, हाँ। उसका प्रभाव, ऐसे लोग जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वो सांसद का चुनाव जीत पाएंगे, वो भी चुनकर गए। अगर इसमें मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग का मैसेज देने के लिए पार्टी ने बड़ा प्रयास किया है, लेकिन चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा, क्या उनकी गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा भी मिले, क्योंकि लोग जो वोट करते हैं जब सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं और कमल का फूल देखते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का कोई प्रभाव अभी देखने को नहीं मिला। मतलब चेहरा इतना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, चेहरा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। विधानसभा चुनाव में भी ये चीज प्रूव हो गई है। कोई चीफ मिनिस्टर फेस नहीं था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीनों राज्यों में। फिर तो चुनौती और बड़ी है आनंद जी, फिर तो चुनौती और बड़ी है। आपकी तरफ से तो कोई चेहरा ही नहीं घोषित किया गया है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं छत्तीसगढ़ के मेहमानों के पास जाती हूँ। देखिए, मीडिया और न्यूज रूम में जो डिबेट्स होती है उससे चुनाव तय नहीं होते हैं। और मैं ये के शर्मा जी ने जो बात कही थी, बहुत अच्छी बात थी, जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 7 पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट दिए गए हैं भाजपा की इस सूची में। ये दिखाता है कि हमारे मुद्दे सही हैं। और जिस तरह से इन्होंने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए मंत्री की पत्नी को टिकट दिया, वो दिखाता है कि इनके मुद्दे फर्जी हैं। तो हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, और भारत में संसदीय लोकतंत्र है। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूँ कि संसदीय लोकतंत्र है और उसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है सांसद के रूप में, और वो सब मिलकर बहुमत दल के नेता का चुनाव करते हैं, तब प्रधानमंत्री तय होता है। प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होता है। 2004 को याद कीजिए, 2003 में हम बहुत बुरा हारे थे। 173 सीटें आई थी भाजपा की, और उसके बाद जो है देश में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 के चुनाव में बने थे। नहीं, मुझे लगता है नहीं, मैं के शर्मा जी को इसमें लाना चाहूंगी। क्या ये दौर बदला नहीं है? क्या अब ये दौर बदल गया है ना? के शर्मा जी, मैं चाहूंगी आप इस पर टिप्पणी कीजिए। दौर नहीं बदला है, केवल मीडिया में 400 पार की बात। के शर्मा जी नहीं, के शर्मा जी आप वरिष्ठ हैं, आप बताइएगा, क्या राजनीति का जो पहलू है अब बदलता 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि बदल रहा है? निश्चित रूप से मुद्दे बदल रहे हैं, और मैं कहता हूं कि मतदाताओं में जागरूकता आई है। मुद्दों के आधार पर मतदान क्या लोकसभा चुनाव में चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा असर डालता है या नहीं? निश्चित रूप से डालता है। जिस तरह से विधानसभा में भी पहली बार इस पर उपयोग किया गया, मोदी की गारंटी के नाम पर विधानसभा चुनाव
जीतने में भाजपा सफल रही कहा जा सकता है। तो उनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है वो आम लोगों तक है, क्योंकि एक परिवार के रूप में जो देश को जिस ढंग से उनके संबोधन है, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ मिलता है। एक चीज और कहना चाहूंगा, परिवारवाद कितनी बात चल रही है, छत्तीसगढ़ में परिवारवाद को कहीं न कहीं भाजपा ने रोकने की कोशिश की है। जैसे बस्तर की बात करें तो अब तक बलिराम कश्यप और दिनेश कश्यप, उन्हीं का परिवार यहाँ पे भाजपा की ओर से रहा है। पहली बार दीपक बैज ने वहां पे इसको भाजपा से टिकट छीनने में सफलता प्राप्त की थी। इस बार एक नया चेहरा जो मीडिया पैनलिस्ट है उनको टिकट दी। एक दूसरा रमन सिंह के सुपुत्र जो पूर्व सांसद रहे हैं राजनांदगांव से, उनको टिकट नहीं दी गई है और उनके स्थान पर संतोष पांडे को फिर से टिकट दी गई, जबकि वहां पे 5-3 की स्थिति विधानसभा में रही है। कांग्रेस वहां पे 5 विधानसभा सीटों में जीतने में सफल रही थी। जी ठीक है, ठीक है। नितिन बंसाली जी, फिर आप बात चेहरे पर आ जाती है। ठीक है, बीजेपी ने अपने 11 के 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन आपको अब, क्योंकि आपका चेहरा तो अभी तक तय नहीं है, आपको प्रत्याशी ही मजबूत खड़ा करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस अपनी पूर्ण रूप से तैयारी में है और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि मजबूत चेहरे, तो 11 के 11 मजबूत चेहरे छत्तीसगढ़ में दिए जाएंगे। और मैं ये दावा करता हूं कि इस बार आधे से ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि इस देश में जो मोदी की गारंटी पे जो चुनावों की सब जगह बात हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं ये गारंटियां कहां पूरी हुई? भाई, आपके घर में भी किचन होगा मनु जी। आज घर की अर्थव्यवस्था देखिए किस स्थिति में, महंगाई बढ़ने की वजह से, चाहे गैस, नितिन जी, मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। बेरोजगारी की बात मोदी की गारंटी को लेकर ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं आई। देखिए, और फिर तो चुनावों का पैटर्न अलग है, विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा का पैटर्न अलग है। मानू जी, नगरीय निकाय के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं, विधानसभा के अलग मुद्दों पर होते हैं, लोकसभा के अलग मुद्दों पर होते हैं। हो सकता है कहीं चूक हुई होगी, भाई हारे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, भाई चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे, हम डटे हुए हैं मैदान में। पर पूरे देश के परिदृश्य में यदि मैं बात करूं, नहीं, उस चूक को पकड़ पाए हैं ना, मुझे बताइए, वो चूक हाथ में आ गई है ना, वो कौन सी गारंटी पूरी हुई? चुनाव में नहीं होगी। मैं, मेरे साथी प्रवक्ता मध्य प्रदेश से भी बैठे हैं और छत्तीसगढ़ से भी बैठे हैं, कोई 10 काम मुझे ये बता दे, 10 काम, सिर्फ 10 काम जो इन 10 वर्षों में मोदी के कार्यकाल में आम जनता के लिए हुए हो, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। ये मुझे बता दे कौन से 10 काम हुए? सुनील जी 10 काम जी, जिसके जरिए आप दावा कर रहे हैं 11 की 11 सीटें निकालने का। शांति से सुनेंगे, शांति से। और एक चीज और पूछूंगा, चिंतामणि महाराज जो थे वो कांग्रेस से के विधायक थे, उनको इन्होंने टिकट दी है, कहते हैं कार्यकर्ताओं को टिकट दी है। तो मुझे बता दे, चिंतामणि महाराज कब सदस्य? चिंतामणि महाराज जी बहुत चिंता बढ़ा रहे नितिन जी की। तो वहां पर क्या कोई कैंडिडेट नहीं था आपके पास? सुनील जी देखिए, कांग्रेस के पास है कुछ नहीं। अब ये पूछ रहे हैं, मैं इनको तो ऐसे उंगली में गिना दूं 10 क्या उससे ज्यादा काम। छत्तीसगढ़ की बात करें, हमने मोदी की गारंटी पे चुना, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, उसमें आप जोड़ लीजिए ना, देश के विषय है छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री आवास योजना 8:30 बजे की डिबेट होती है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं थी, ये शौचालय है कि नहीं, शौचालय बनाया कि नहीं? इतने बेईमान होते हैं जो दूसरों के मकान पे अपना नाम लिखते हैं। ये योजना कांग्रेस सरकार ने चालू की थी, इंदिरा आवास योजना के रोकने का प्रयास करते थे, जिसका इन्होंने नाम बदल दिया। आज खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, कांग्रेस की देन है, जिसको नाम बदल कर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करती है। इस देश में हरित क्रांति कांग्रेस ने लाई, इस देश में ये नहीं सुनना चाहेंगे, ये करे नहीं कुछ, ये भ्रष्टाचार किए। मैं बोलना चाहता हूं, जब हमने महतारी वंदन की बात की, भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो बहुत बोलने दे रहे हैं 8 तारीख से 2 साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर को दिया, एक ही दिवस के झूठ बोलो, सुबह शाम और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। ये है नितिन जी, जय श्री राम तो आप भी बोल रहे हैं, अब जय श्री राम तो आप भी बोल रहे हैं, खोज कर दूसरी पार्टियों से लोगों को लाकर जय श्री राम तो अब सबको बोलना पड़ रहा है। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुक जाइए अब, क्योंकि मेरे पास अब वक्त की कमी है। हाँ, मैं नहीं चाहती कि किसी को कम समय मिले। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शॉर्ट ही रखिएगा प्लीज,
बोलिए। मनु जी, मैं सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड लूंगा। 1 लाख स्टार्टअप्स भारत में पिछले 10 सालों में हुए हैं। किसान सम्मान निधि, राम मंदिर को लेके जो बात करी थी, धारा 370 को लेके जो बात करी थी, 3 तलाक को लेके जो बात करी थी, परचेसिंग पावर पैराडाइज में हमारी स्थिति, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत प्रथम 5, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भारत प्रथम 5, स्टॉक एक्सचेंज में भारत प्रथम 5। उसके बाद में हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने वाले सबसे पहले भारत पहला देश हो गया है। ग्रीन एनर्जी में हम 5वीं पोजीशन पर है। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक आज का उठाकर देख लीजिए, 2011-12 में 12.2% बहुआयामी गरीबी में थे। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक में नाम भी बता रहा हूं, आज उसका आंकड़ा है मात्र 2%। 25 करोड़ लोगों को हमने बहुआयामी गरीबी से मुक्त करा। ये IMF का डाटा है, जहां पर मनमोहन सिंह साहब काम कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक का डाटा है, हमारा डाटा नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। आज हमने 12वीं अर्थव्यवस्था से निकलकर हम 5वीं की तरफ बढ़े। जर्मनी 0.5, आनंद जी छोटा सा काउंटर कीजिए। 0.5। ठीक है डॉक्टर प्रेम जी, हमें पास क्योंकि वक्त की कमी हो गई। अगर 2.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बाहर हो गए तो 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो मुफ्त में? ये अमित शाह कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, उज्ज्वला से ना उजाला हुआ, ना स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं, और रोज बढ़ रही है महंगाई। और ये सारी गारंटी मोदी की थी। ठीक है, एक मिनट छोटा सा जवाब डॉक्टर प्रेम जी, बस छोटा सा काउंटर कीजिएगा। वो कह रहे फिर राशन क्यों दे रहे हैं आप लोग एक तरफ दावा कर रहे हैं कि आप गरीबी से लोगों को निकाल रहे हैं, फिर राशन देने की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, बहुआयामी गरीबी क्या होती है और गरीबी क्या होती है? बहुआयामी गरीबी होती है जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, इन तीनों चीजों की कमी हो। हम निश्चित रूप से इन तीनों चीजों की कमी से निकालकर आज उनके सामान्य जीवन यापन करने के स्तर तक पहुंचा है। और निश्चित रूप से वहां से उनका जीवन स्तर बदले, तब तक के लिए हम उनको सुविधाएं देना जारी रखेंगे। लेकिन ठीक है, एक मिनट, अब मैं छोटा विश्लेषण चाहूंगी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपसे भी, के शर्मा जी आपसे भी, क्या परसेप्शन इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, उससे तो ये दिखता है कि उसकी फ्रंट रनर कांग्रेस के सामने वो आगे है। एक चीज जरूर है कि जब कोई प्रॉमिस हो, गारंटी हो, उसका टेस्ट कैसे लगाया जाता है। ये राजनीति में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, और चुनाव में जब किसी पॉलिटिकल आउटपुट या रूलिंग पार्टी को दोबारा सत्ता में आती है, तो इससे ये टेस्ट लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ने उनके उन वादों पर, उनकी गारंटीज पर विश्वास किया है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ठीक है के शर्मा जी, मुझे लगता है कि रणनीति किसी भी राजनीति के लिए सबसे पहले जो प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी चुनाव में, वो उम्मीदवार को लेकर ही होती है कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। फिर बैठकें की जा रही, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं INDIA की तरफ से। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रत्याशी घोषणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से की थी, जहां कमजोर थी, उसका लाभ उनको मिला था। ये एक भाजपा के लिए एक अनुभव के रूप में काम किया। उसके साथ ही ये कहें कि यहाँ पे जो कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस कमजोर नहीं है, 35 विधायक है, लेकिन वरिष्ठ नेता जिस तरह से चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं, इसको रोकने की जगह में हाईकमान को वरिष्ठ नेता, यहाँ चौकड़ी की बात करें तो भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, चरणदास साहू, इनको मैदान में आना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अभी तक के 1 और 2 सीट ही जीतते आए हैं। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतरना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी है, क्या बृजमोहन अग्रवाल को इसकी भरपाई करने के लिए आगे लाया गया है जिस तरह से? जी ठीक है के शर्मा जी, इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, छत्तीसगढ़ के मेहमानों का भी और मध्य प्रदेश के मेहमानों का भी। और हम लगातार दिन दहाड़े इसी पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। 195 उम्मीदवार मैदान में है। अब INDIA की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार, कौन होगा प्रत्याशी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।